नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे इस समय मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक का दायित्व निर्वाह कर रहा हूं और लगभग 3 दशक से बाल पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं। एक बाल पत्रिका का संपादक रहा। बच्चों, आपको ध्यान में होगा कि पिछले कालांश में हमने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तिगत जीवन चरित्र को खंगालने का प्रयास किया था, उससे प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश की थी। आज जो विषय मैं ले रहा हूँ वो वास्तव में मेरे हृदय के बहुत निकट है और वह विषय है बाल साहित्य का। बाल साहित्य के विषय पर बातचीत करते समय इसकी पूर्व पीठिका में जरूर आप सबको बताना चाहूँगा। इन दिनों हम सबको ध्यान में आता होगा कि साहित्य जगत में बाल साहित्य को लेकर एक द्वितीयक श्रेणी का विचार बनता है। लोगों को लगता है अरे ये व्यक्ति बाल साहित्य लिखता है, ये व्यक्ति बाल पत्रिका का संपादक है, यानी क्या कर रहा है। और कई बार तो मजाक में लोग कहते हैं कि बाल साहित्य लिखना बचकाना काम है। लेकिन मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूँ, चूँकि 30 वर्ष का अनुभव मेरे पास है। मैं कहता हूं कि बाल साहित्य का लेखन बच्चों का खेल नहीं होता। कई साहित्यकारों ने इस बाल साहित्य के लेखन को लेकर, बाल पत्रकारिता को लेकर यह भी कहा कि यह तो दोयम दर्जे का काम है, इसको करने वाले लोग वास्तव में पत्रकारिता और साहित्य जगत के होते ही नहीं हैं और बच्चों के लिए लिखने का क्या अर्थ होता है। और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ एक साहित्यकार ने तो इतना तक कहा कि मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया कि आर्थिक रूप से इतनी तंगी आई कि मुझे मजबूरी में बाल साहित्य लिखना पड़ा। लेकिन इसके विपरीत 3 नाम मैं आप सबके सामने जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे प्रेमचंद जी पर आना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद, ये 3 वो वरेण्य साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के, जिन्होंने बार बार इस बात का आग्रह साहित्य जगत से किया कि वो साहित्यकार अपने आप को तब तक साहित्यकार कहलाने के योग्य नहीं है जिसने अपने जीवन में बाल साहित्य नहीं लिखा। और इसलिए मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रणाम करते हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रणाम करते हुए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाकवि जिनका विशेषण है उन निराला जी ने अपना लेखन कार्य बाल साहित्य लिखने से किया था। बोध कथाएं उनकी पहली पुस्तक आई थी जिसमें बच्चों के लिए उन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी थी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो इतर साहित्य लिखा है, सामान्यतः हम सब जानते हैं उनकी जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो उपन्यास के लिए है, कहानी के लिए है। लेकिन इन 2 विधाओं को छोड़कर जिन अन्य विधाओं पर मुंशी प्रेमचंद जी ने लेखन किया, उनमें पत्र साहित्य भी मुंशी प्रेमचंद जी का है, संपादन कर्म भी है और एक महत्वपूर्ण विषय है बाल साहित्य का लेखन। आपको ध्यान में आता होगा कि बाल साहित्य के लेखन को मुंशी प्रेमचंद जी ने 3-4 हिस्सों में बांट करके लिखा। उनकी कुछ कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल छोटी कक्षा के बच्चों के लिए लिखी गई है, अर्थात जिसको हम शिशु कथाएं कह सकते हैं। आप कहेंगे शिशु कथाएं क्या होता है? बाल साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए आपको बताता चलूं। शिशु कथाओं का एक मोटा अंदाज आप ऐसा मान करके चलिए कि केजी फर्स्ट के बच्चे से लेकर के तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक का जो बच्चा होता है वो शिशु कथाएं पढ़ता है। तो प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां शिशु कथाओं के अंतर्गत आती है, कुछ कहानियां बाल कथाओं के अंतर्गत आती है, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चे जिसको पसंद करते हैं। उनकी कुछ कहानियां ऐसी रही जो 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी जिसको पढ़ सकें। इसको मैं सामान्यतः तरुण कथाएं कहता हूं। और इसके बाद एक चौथा बाल साहित्य का महत्वपूर्ण भाग आता है जिसको मैं कहता हूं किशोर साहित्य, अर्थात 11वीं 12वीं के बच्चे जिसको पसंद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब 1936 में अपना पहला कहानी संग्रह जंगल की कहानियां प्रकाशित किया था, जो विशुद्ध रूप से बच्चों के लिए लिखा हुआ था, इसमें कुछ विषय तो छोटे बच्चों के लिए थे, लेकिन अधिकांश विषय ऐसे थे जिसको हम तरुण साहित्य या किशोर साहित्य मान सकते हैं। वो इसलिए कि उस युग में एडवेंचर बड़ी अवस्था के बच्चों को पसंद आता है और उनके अनेक कथानक ऐसे थे, अनेक कहानियाँ ऐसी थी जो जंगल के एडवेंचर से जुड़े हुए थे। अगर मैं आपको उनमें से कुछ कहानियों के शीर्षक बताऊं तो आपको स्वयं आभास होगा कि वो कैसी कहानियाँ रही होगी। जैसे एक कहानी उनकी थी गुब्बारे पर चीता, दूसरी थी जुड़वा भाई, एक पागल हाथी शीर्षक से उन्होंने कहानी लिखी थी, एक पालतू भालू पर लिखी थी, बन मानुष की दर्दनाक कहानी ये लिखी थी, बन मानुष खानसामा ये कहानी थी, मगर का शिकार एक बहुत अच्छी शिकार कथा ये प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध है, मिट्ठू शीर्षक से, हम जानते हैं पैरट तोता, उसको लेकर के लोक बोली का शब्द लेकर के उस कहानी का शीर्षक उन्होंने तय किया था। मिट्ठू कहानी उनकी बड़ी प्रसिद्ध है। शेर और लड़का ये भी एक जंगल कथा है, सांप की मणि ये भी कहानियाँ हैं। ये सब की सब कहानियाँ जंगल की कहानियाँ शीर्षक से आई थी। एक और उन्होंने कहानी लिखी थी कुत्ते की कहानी, वो भी इसी प्रकार की कहानियों में गिनी जाती है।
और बाद में उनको ये भी लग रहा था कि हमारा जो प्राचीन वाङ्मय है, हमारा जो पुराना साहित्य है, उस साहित्य का पुनर्लेखन आज के बच्चों की समझ में आने वाली भाषा में अगर लिखा जाए तो बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं। और स्वाभाविक रूप से उस युग में मुंशी प्रेमचंद जी को लगा कि राम कथा ही ऐसी कथा है जिसको यदि मैं बच्चों को अपनी भाषा में लिख करके देता हूँ तो स्वाभाविक रूप से वे परिवार का महत्व समझेंगे, भाई का भाई के प्रति लगाव और सम्मान, पति पत्नी के बीच में एक आदर्श संबंध और समाज की चिंता करते हुए उस युग की जो आतताई शक्तियां थी उनसे संघर्ष, उनको पराजित करना, ये सब उन्होंने रामचर्चा शीर्षक से एक कहानी लिखी थी उसमें, और वो पृथक से प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने राम कथा को बड़े सरल ढंग से लिखा था। इतना ही नहीं तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अन्य भाषाओं में आने वाले बाल साहित्य को अनुवाद करके, सरल भावानुवाद करते हुए भी संपादित करके कुछ ग्रंथों का प्रकाशन किया था। इस दिशा में मुझे लगता है कि हम सबको याद रखना चाहिए कि मराठी से हिंदी में अनुवाद करके बाल नीति कथा एक ऐसा संग्रह उन्होंने संपादित किया था। ये संग्रह भी 1925 में आया था। और इन दिनों बाल साहित्य में हम सबको ध्यान आता होगा, सूचना साहित्य की बड़ी चर्चा होती है। हम सब जानते हैं सूचना साहित्य में हम जंगली जानवरों के बारे में जानकारियां बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रजातियों के हम कभी जलचर के बारे में, थलचर के बारे में, स्तनपायी प्राणी और अन्य इस प्रकार से उड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, कुछ समुद्री जीवों पर कहानियाँ होती है, कुछ जानकारियाँ होती है। इसी ढंग से कीड़े मकोड़े शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था और ये पुस्तक भी 1925 में ही आई थी। एक अंतिम विषय जरूर बाल साहित्य की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो पाठ्य पुस्तकें बनती है, हम सब ने भी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई की है और विशेष करके पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों की कहानियाँ हम सबको याद रहती है। उन पाठ्य पुस्तकों में मुंशी प्रेमचंद जी की अनेक कहानियों को समाहित किया गया। आपको याद आ रहा होगा, दो बेल की कथा हम सब ने पढ़ी है। दो बेलों को केंद्र में रख करके वो पूरी कहानी रची जाती है। दोनों आपस में मानवीकरण करते हुए आपस में बातचीत करते हैं। उनमें भी मानवीय स्वभाव हमको दिखाई देता है। उनके अपने सुख दुख हैं, उनके अपने मालिक के प्रति कुछ लगाव के भाव हैं। ऐसे ही ईदगाह कहानी हमको याद आती होगी। हामिद तो एक ऐसा पात्र है जो प्रेमचंद जी का पर्याय बन गया है। अपनी दादी के लिए चिमटा लाने वाला हामिद, उसके सामने कितने प्रलोभन थे, लेकिन बच्चों के लिए एक आदर्श बन करके वो उभरता है। और उसकी दादी के हाथ जब रोटी बनाते हुए जलते हैं चूल्हे पर तो उसके लिए चिमटा लेकर के आता है। ऐसे ही हमने देखा अलगू चौधरी और जुम्मन शेख का नाम लेते ही पंच परमेश्वर हमको याद आ जाता है। पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है, ऐसी एक सुक्ति प्रकट होती है। ये पंच परमेश्वर कहानी भी पाठ्यक्रमों में मुंशी प्रेमचंद जी की ली गई। परीक्षा कहानी थी, नमक का दरोगा कहानी थी। आज के युग में जब भ्रष्टाचार से हम त्रस्त हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, इस देश की नई पौध ईमानदार रहे, बच्चों को ईमानदारी का जीवन मूल्य देने की प्रेरणा अगर कहीं से प्राप्त हो सकती है तो वो मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी से मिल सकती है। बूढ़ी का की कहानी भी हमने देखा पाठ्यक्रमों का हिस्सा थी। अपने घर के बड़ों का सम्मान कैसे करना, उनकी भावनाओं को कैसे समझना, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति संवेदनशील कैसे बना रहे, इन सब बातों को बूढ़ी का की कहानी बड़े अच्छे ढंग से बताती है। तो आज मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के बाल साहित्य पर केंद्रित कुछ चर्चाएं आपसे की है। अगले कुछ कालांश में कभी समय आया तो फिर कुछ और बातचीत आप सबके साथ बांटूंगा। आज केवल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।